हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जुडिशियल वर्ल्ड। हम लोग पढ़ रहे थे द उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973। ये एक्ट यूपी पीसीएसजे के मेंस के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये एक यूपी का लोकल लॉ है। हम लोगों ने इसकी सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ लिया था। कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें इस एक्ट की बाकी हैं जो कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम आज क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 26A, जो कि इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, जो कि हमें इंक्रोचमेंट और ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में बताता है। इंक्रोचमेंट मतलब आप सभी लोग जानते होंगे अतिक्रमण, जिसे कि हम नॉर्मल अपने डेली दिनचर्या में भी देखते हैं। जब कोई लैंड है, कोई प्रॉपर्टी है, उस पर कोई इंक्रोचमेंट कर देता है, जैसे सपोज करिए अपनी गाड़ी ले जाके खड़ा कर दिया या कोई पेड़ पौधा वहाँ पे लगा दिया, किसी ने बहुत सारे तरीके हैं इंक्रोचमेंट करने के, अतिक्रमण करने के। तो वो अतिक्रमण क्या करती है, उस लैंड को के यूज़ को डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, उस लैंड के यूज़ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। तो इस इंक्रोचमेंट को रोकने की क्या रेमेडी है, वो ये सेक्शन हमें बताता है। और ऑब्स्ट्रक्शन भी आप एक लैंड पे नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए अब हम एक्ट के सेक्शन के हिसाब से देखते हैं कि ये सेक्शन हमें क्या बताता है। तो देखिए, ये सेक्शन बताता है, इसका सबसेक्शन 1 हमें ये बताता है कि जो कोई भी इंक्रोचमेंट करता है किसी भी लैंड, वो लैंड डेवलपमेंट एरिया में होनी चाहिए, डेवलपमेंट एरिया में होनी चाहिए, और वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की लैंड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल की लैंड है तो ट्रेसपास वगैरह और बहुत सारी तरीके हैं, दूसरे तरीके से इसको डील किया जाएगा। लेकिन जो भी लैंड डेवलपमेंट एरिया में है, जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल के पास नहीं है और जिसकी ओनरशिप, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी ओनरशिप अथॉरिटी के पास है या स्टेट गवर्नमेंट के पास है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लैंड प्राइवेट इंडिविजुअल की नहीं होनी चाहिए। बस ये सेक्शन यही बताता है हमें। ठीक है, जो कोई भी इंक्रोचमेंट करता है, कोई भी लैंड जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, और वो लैंड चाहे तो अथॉरिटी की हो चाहे ना हो, लेकिन वो लैंड कहाँ होनी चाहिए, डेवलपमेंट एरिया में होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में उसको क्या पनिशमेंट दी जाएगी, सिंपल इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, जो कि 1 ईयर की होगी, और फाइन लगाया जाएगा कितनी, 20,000 रुपीज़ की फ़ाइन लगाई जाएगी। ठीक है, तो हमने देखा कि डेवलपमेंट एरिया में कोई लैंड है जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल की नहीं है, जो कि चाहे वो अथॉरिटी की हो चाहे ना हो, बस वो प्राइवेट इंडिविजुअल की नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी व्यक्ति अगर उस पर इंक्रोचमेंट करता है तो उसे जो एक्ट है, ये जो सेक्शन है, ये जो सबसेक्शन है, वो पनिशमेंट देता है 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट और 20,000 रुपये फाइन की। ठीक है, और सबसेक्शन 2 ने हमें बताया है ये ऑफेंसेस कॉग्निजेबल भी होंगे। ये जो अगर आप इंक्रोचमेंट कर रहे हैं डेवलपमेंट एरिया में किसी लैंड का, तो वो ऑफेंस जो आपका है वो कॉग्निजेबल नेचर का भी होगा। ठीक है, लेकिन इस एक्ट में, इस सेक्शन में एक एक्सेप्शन दी गई है कि ड्रेनेज के लिए आप इंक्रोचमेंट कर सकते हैं। सपोज करिए ड्रेनेज का कोई वर्क है और वहाँ पे कोई एनोमली है, कोई दिक्कत है, नहीं हो रहा है, तो आप ड्रेनेज करवाने के लिए, ड्रेनेज के काम को करने के लिए आप वहाँ पे इंक्रोचमेंट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस लाइन में इसका एक्सेप्शन दिया गया है, एक्सेप्ट स्टेप्स ओवर ड्रेन इन एनी पब्लिक स्ट्रीट। पब्लिक स्ट्रीट है, पब्लिक स्ट्रीट में कोई ड्रेनेज का काम है, तो ऐसी कंडीशन में उसको करने के लिए आप ये जो है कि इंक्रोचमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इंक्रोचमेंट के बारे में देखा। अब हम देखते हैं कि सबसेक्शन 3 हमें क्या बताता है। सबसेक्शन 3 हमें बताता है कि डेवलपमेंट एरिया में कोई लैंड है और वहाँ पे क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है कोई। कैसे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब बाधा क्रिएट कर रहा है। कैसे कर रहा है, बाय प्लेसिंग और डिपॉजिटिंग बिल्डिंग मटेरियल, कोई बालू पत्थर ले जाके डाल दिया, गिरा दिया, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि ऑब्स्ट्रक्ट करे किसी स्ट्रीट को, या फिर कोई ऐसी लैंड जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। कंडीशन यहाँ पे भी वही है कि जो लैंड है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चाहे वो लैंड, चाहे वो स्ट्रीट अथॉरिटी को बिलोंग करती हो ना हो, ये जो फर्स्ट सेक्शन में जो भी चीज़ें थी, जो भी कंडीशन थी, वही यहाँ पे भी होती है कि चाहे वो लैंड, चाहे वो स्ट्रीट अथॉरिटी को बिलोंग करती हो ना हो, बस वो प्राइवेट इंडिविजुअल को बिलोंग नहीं करनी चाहिए, प्राइवेट लैंड नहीं होनी चाहिए। और ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो कैसे क्रिएट किया जा रहा है, बिल्डिंग मटेरियल को डिस्पोज कर दिया जा रहा है या फिर किसी स्ट्रीट को ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो पनिशमेंट है, इसकी जो पनिशमेंट होगी वो क्या होगी, 1 महीने होगी और 2,000 रुपये होगी। ठीक है, 2,000 रुपये का फाइन, 1 महीने की सज़ा, सिंपल इम्प्रिजनमेंट। तो इसी तरीके से इंक्रोचमेंट में फर्स्ट सबसेक्शन में जो पनिशमेंट थी वो ज़्यादा थी, 1 साल थी और 20,000 रुपये जुर्माना था। लेकिन जो सबसेक्शन 3 में हम देख रहे हैं वहाँ पे क्या ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में 1 महीने की सज़ा है और जो फाइन है वो
कितना है 2,000 रुपये है, और यहाँ पे 1 साल और 20,000 रुपये फ़ाइन था। ठीक है, और यहाँ पे भी वही जो एक्सेप्शन हम लोगों ने सबसेक्शन 1 में देखा था इंक्रोचमेंट की कंडीशन में, वही जो है यहाँ पे भी है कि यहाँ पे भी ड्रेनेज के काम के लिए, ड्रेन के लिए, कोई पब्लिक स्ट्रीट में कुछ ड्रेनेज का काम है तो उसके लिए आप ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते हैं, आप कोई डिपॉजिट कर सकते हैं, मतलब कोई डिपॉजिशन कर सकते हैं, कोई जो बिल्डिंग मटेरियल है उसको डिपॉजिट कर सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं ना, अगर ड्रेनेज का कोई काम है तो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस सेक्शन को देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और फिर सबसेक्शन 4 को जब हम देखते हैं तो सबसेक्शन 4 हमें बताता है कि डेवलपमेंट एरिया में जिस किसी व्यक्ति ने इंक्रोचमेंट या ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया है, उसको जब अथॉरिटी ऐसा पाती है तो क्या करेगी, अथॉरिटी जिस इंसान ने ये इंक्रोचमेंट किया है उसको क्या करेगी, सो कॉज नोटिस इशू करेगी। ठीक है, सो कॉज नोटिस में ये कहा जाता है कि आप कारण बताइए कि आपसे कोई काम क्यों न करवाया जाए। तो यहाँ पे इन व्यक्ति ने क्या किया है, डेवलपमेंट एरिया में किसी लैंड पे क्या किया है, इंक्रोचमेंट किया है या ऑब्स्ट्रक्शन करी है। तो अथॉरिटी जो कि ये देखती है, जो कि ये पाती है, अथॉरिटी या कोई इसका ऑफिसर जो इस बिहाफ पे ऑथराइज्ड है, वो ऐसा पाता है तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो नोटिस इशू करेगा और उसे कहेगा कि आप कारण बताइए कि क्यों आपसे ना कहा जाए कि आप इस इंक्रोचमेंट को हटाएं या आप इस ऑब्स्ट्रक्शन को हटाएं। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, कोई आपके पास कारण है, आपको क्या लगता है कि ये लैंड आपको बिलोंग करती है, इसकी वजह से आपने इंक्रोचमेंट कर रखा है, कोई कारण अगर है तो आप बताइए कि क्यों आपने इंक्रोचमेंट कर रखा है, अगर नहीं है तो उसको भी बताइए। ठीक है, तो ये चीज़ सो कॉज नोटिस अथॉरिटी इस इंसान को इशू करेगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इनको जवाब देना होगा कि क्यों मैंने यहाँ पे इंक्रोचमेंट कर रखी है। ठीक है, और ये जो जवाब इन्हें है वो कब तक देना होगा, 15 दिन के अंदर देना होगा, या फिर कोई ऐसा टाइम जो कि नोटिस में स्पेसिफाई किया गया है उस टाइम के अंदर इनको जवाब देना होगा। ठीक है, तो फिर अथॉरिटी ने क्या किया, अथॉरिटी ने इन्हें सो कॉज नोटिस इशू की और इन्होंने जवाब दिया, और अथॉरिटी को लगता है कि हाँ इनके जवाब में कुछ दम है, इनके पास कोई वैलिड रीज़न है जिसके तहत इन्होंने इंक्रोचमेंट की है, तब अथॉरिटी उस रीज़न को कंसीडर करेगी। अगर अथॉरिटी को लगता है कि ऐसा कोई वैलिड रीज़न नहीं है या फिर इन्होंने सो कॉज नोटिस का 15 दिन के अंदर में रिप्लाई ही नहीं दिया, तो ऐसी कंडीशन में अथॉरिटी ऑर्डर देगी कि ये जो इंक्रोचमेंट आपने कर रखी है ये हटाया जाए। ठीक है, अथॉरिटी डायरेक्ट ऑर्डर करेगी इस चीज़ के लिए। ठीक है, इस तरीके से ये सेक्शन ने हमें रेमेडी को बताया कि कैसे क्या होगा आगे। ठीक है, अथॉरिटी कैसे इंक्रोचमेंट को हटाएगी इसके बारे में प्रोसीजर बताई गई है। ठीक है, और इसका प्रोविज़ो जो है, प्रोविज़ो हमें एक ख़ास बात बताता है। प्रोविज़ो हमें बताता है कि अगर ऐसी कोई इंक्रोचमेंट कोई ऐसे इंसान ने की है जो कि वीकर सेक्शन से बिलोंग करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट एक्ट 1997 के शुरू होने से पहले वो क्या था, वो इंसान एक वीकर सेक्शन से आता था। ठीक है, उसने इस लैंड पे इंक्रोचमेंट करी है, तो ऐसी कंडीशन में उसे इस जगह से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे एक अल्टरनेट लैंड न दी जाए। ठीक है, एक इंसान था जो कि वीकर सेक्शन से बिलोंग करता था और उसने डेवलपमेंट एरिया में किसी लैंड पे इंक्रोचमेंट करी है। अथॉरिटी ने देखा कि ऐसा कोई इंसान है और उसके पास कोई अल्टरनेट लैंड भी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में अथॉरिटी पहले उसको एक लैंड प्रोवाइड करेगी, उसके बाद ही उसे वहाँ से डिस्प्लेस किया जाएगा, उसे वहाँ से रिमूव किया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोविज़ो ने हमें बताया। अब एक्सप्लेनेशन हमें बताता है, एक्सप्लेनेशन हमें बताता है कि वीकर सेक्शन किसे कहा जाएगा, वीकर सेक्शन की डिफिनीशन क्या है। तो एक्सप्लेनेशन ने हमें बताया कि ऐसा व्यक्ति एक वीकर सेक्शन का व्यक्ति होगा जो कि उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग और डेवलपमेंट अमेंडमेंट एक्ट शुरू होने से पहले जिसके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। किस एक्ट के तहत, उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1959 के तहत, या फिर म्यूनिसिपल एरिया जो कि डिफाइन किया गया है उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटीज़ एक्ट 1916 के तहत, उसके पास क्या है, 1916 के तहत उसके पास क्या है, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे इंसान को क्या कहा जाएगा, वीकर सेक्शन कहा जाएगा। और इसका क्लॉज बी हमें बताता है कि पहले तो 2 एक्ट को रेफ़र करके कहा गया कि जो है कि उसके पास कोई अल्टरनेट लैंड नहीं है उन एक्ट के तहत, और फिर बी वाला क्लॉज बताता है कि जिसका प्रिंसिपल सोर्स, पहली चीज़ तो उसके पास अल्टरनेट लैंड नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज़ उसका प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लिवलीहुड, मतलब आजीविका का जो मुख्य स्रोत है, उसका आजीविका का मुख्य स्रोत जिससे वो अपना खर्चे चला रहा है, डे टू डे अपनी लाइफ की नीड्स को फुलफ़िल कर रहा है, तो वो क्या है, उसका क्या माध्यम क्या है, मैनुअल लेबर है, वो हाथ से कोई काम करता है जिसके तहत वो अपना आजीविका चला रहा है, जिसमें कि क्या होता है कि चाहे वो कोई क्राफ्ट को प्रैक्टिस कर रहा हो, चाहे खुद से या अपने फैमिली के किसी मेंबर के
थ्रू, या फिर वो रिक्शा पुलर है, ठीक है, या स्कैवेंजर है, ठीक है। अगर ऐसा इंसान है तो उसे आप वीकर सेक्शन कहेंगे। लेकिन इसमें भी वो इंसान इंक्लूड नहीं किया जाता है जो कि इनकम टैक्स पे करता हो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत, या फिर कोई और ट्रेड टैक्स जो कि उत्तर प्रदेश ट्रेड टैक्स एक्ट 1948 के तहत, या फिर सेल्स टैक्स अंडर सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट 1956। देखिए, इसमें 3 टैक्स एक्ट को रिफ़र किया गया कि इन एक्ट के तहत वो इंसान कोई भी टैक्स न पे कर रहा हो, जिसमें कि इनकम टैक्स एक्ट है, उत्तर प्रदेश ट्रेड टैक्स एक्ट है, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट है। तो इन तीनों एक्ट के तहत वो कोई टैक्स न पे कर रहा हो, और उसकी जो आजीविका का मुख्य स्रोत है वो क्या है, मैनुअल लेबर है, वो हाथ से कोई मैनुअली काम कर रहा है, जिसमें क्राफ्ट या फिर रिक्शा पुलर या फिर स्कैवेंजर वाला काम भी आता है, ठीक है। और इसका क्लॉज 2 सबसेक्शन 2 जो है वो हमें एक एक्सप्लेनेशन का 2 वाला जो पॉइंट है वो हमें बताता है कि फैमिली का मतलब क्या होगा। फैमिली का मतलब यहाँ पे, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लिवलीहुड में चाहे वो काम करे चाहे उसकी फैमिली का कोई मेंबर काम करे, तो जाहिर सी बात है ऐसे में सवाल उठता है कि फैमिली में आप किसे किसे कंसीडर करेंगे। तो फैमिली में कौन कौन होगा, वीकर सेक्शन के जो व्यक्ति है उसकी फैमिली में उसके हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, और या फिर जो भी अनमैरिड माइनर चिल्ड्रन हैं, या फिर दोनों, ठीक है। तो ये फैमिली की डिफिनीशन में आएंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे जो है कि इंक्रोचमेंट और ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में इस एक्ट में क्या प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। तो अब हम जो नेक्स्ट सेक्शन है जो कि इम्पॉर्टेंट है उसको हम देखते हैं, जो कि बात करता है सेक्शन 26B, वो है क्लेम फॉर कंपनसेशन फॉर रिमूवल अंडर सेक्शन 26A। 26A में जिस व्यक्ति को रिमूव कर दिया गया है या फिर जिसे कंपनसेशन लिया गया है, तो उसके पास क्या क्लेम है, उसके पास आगे का क्या राइट है। सपोज़ करिए एक इंसान था, डेवलपमेंट एरिया में उसने कुछ इंक्रोचमेंट कर दी, या फिर उसने क्या किया, इंक्रोचमेंट कर दी, या फिर वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दी और उसे यहाँ से हटा दिया गया, ठीक है, या फिर उससे क्या लिया गया, कंपनसेशन लिया गया। तो ऐसी कंडीशन में इस इंसान जिसको कि रिमूव किया गया है उसके पास क्या राइट है, सपोज़ करिए उसका कोई क्लेम था, पहले तो अथॉरिटी ने सो कॉज नोटिस इशू किया था पर वो सही से जस्टिफाई नहीं कर पाया अपने क्लेम को, तो उसके पास आगे क्या राइट है, इसके बारे में सेक्शन 26B हमें बताता है, ठीक है। तो वो बताता है कि जिस इंसान को ये ऑब्स्ट्रक्शन के तहत जिससे कंपनसेशन लिया गया है, जिससे को रिमूव किया गया है, वो 30 दिनों के भीतर फ्रॉम द डेट ऑफ सच रिमूवल क्या करेगा, एक क्लेम फॉर कंपनसेशन और रिस्टिट्यूशन और बोथ बिफोर द ट्रिब्यूनल अगेंस्ट ईदर द अथॉरिटी और द ऑफिसर, ठीक है। क्या करेगा, वो जो इंसान जिसको कि रिमूव किया गया है वो क्या करेगा, वो एक ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, ट्रिब्यूनल के पास अपने क्लेम को लेके जाएगा कि हमें रेस्टिट्यूशन दीजिए, हमें जिस स्थान से हटाया गया है हमें वापस उसी स्थान पर जगह दिलवाई जाए इस चीज़ के लिए, या फिर हमें हटाया गया है तो उसके लिए हमें कंपनसेशन दी जाए, ठीक है। इस चीज़ के लिए वो इंसान अथॉरिटी के पास जाएगा, अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट वो ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि और कितने दिनों के भीतर, एक टाइमलाइन इसमें बताई गई है, इसमें टाइमलाइन बताई गई कि 30 दिन के भीतर हो जाएगा कि अपनी रेमेडी चाहेगा कि हमें या तो वहाँ पे फिर से रेस्टिट्यूट किया जाए, हमें उस स्थान पर वापस लाया जाए, या फिर हमें कंपनसेशन दिया जाए। ये दोनों चीज़ों के लिए वो ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। अब हम देखते हैं कि ट्रिब्यूनल कौन है, ट्रिब्यूनल यहाँ पे कौन है। ट्रिब्यूनल जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज है। डेवलपमेंट अथॉरिटी जिस डिस्ट्रिक्ट में है उस एरिया में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं वो इस चीज़ के लिए, वो इस अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट एक ट्रिब्यूनल का काम करेंगे, ठीक है। अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट जो भी इनको क्लेम लेना है वो ट्रिब्यूनल के रूप में डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, और वही जुरिस्डिक्शन उनका होगा जिस जुरिस्डिक्शन में वो डेवलपमेंट अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट जज जिनका कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है उस एरिया में, वही ये क्या काम करेंगे, वही ट्रिब्यूनल का काम करेंगे, ठीक है। और इसके बाद सब सेक्शन 3 हमें बताता है कि जो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर होगा पेमेंट और कंपनसेशन के लिए या फिर रेस्टिट्यूशन के लिए, वो क्या होगा, वो एक सिविल कोर्ट की डिक्री की तरह माना जाएगा, डिक्री की तरह माना जाएगा, उसका एग्जीक्यूशन भी उसी तरीके से किया जाएगा, ठीक है। और अगर कंपनसेशन का ऑर्डर किसी ऑफिसर के अगेंस्ट
पास किया गया है तो वो उसकी सैलरी के थ्रू भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में सपोज करिए अथॉरिटी का एक ऑफिसर था और उसने क्या किया, उसने कंपनसेशन उसके खिलाफ कंपनसेशन का ऑर्डर पास किया गया, तो ऐसी कंडीशन में अथॉरिटी उस ऑफिसर की सैलरी को भी विथहोल्ड कर सकती है कि आप कंपनसेशन उनको दीजिए अपनी सैलरी में से, इसका भी ऑर्डर पास किया जा सकता है, ठीक है। और जो प्रोसीडिंग है ट्रिब्यूनल की वो सेक्शन 193 और 228 आईपीसी के तहत क्या होगी, वो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएगी, ठीक है। तो ये सारे प्रोसीजर के पार्ट हैं, हमने देख लिया। मेन चीज़ हमें ये देखनी थी कि जिस इंसान को उस जगह से रिमूव किया गया है इंक्रोचमेंट करने के कारण डेवलपमेंट एरिया से, डेवलपमेंट एरिया में किसी लैंड पे इंक्रोचमेंट करने के कारण जिसे वहाँ से रिमूव किया गया, उसके पास क्या राइट है, तो उसके पास यही राइट है कि वो ट्रिब्यूनल उस एरिया में जो डेवलपमेंट एरिया में जो डिस्ट्रिक्ट है उसके जो जज हैं वो ट्रिब्यूनल का काम करेंगे और उस ट्रिब्यूनल के पास वो जाएगा और अथॉरिटी या उसका कोई ऑफिसर जिसने उसे रिमूव किया है या फिर जिससे उसने कंपनसेशन लेनी है, वो क्या करेगा, उसके खिलाफ अर्जी लगाएगा और जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं जो कि ट्रिब्यूनल का काम कर रहे हैं वो एक डिक्री पारित करेंगे कि हाँ ठीक है आपको इंस्टीट्यूट किया जाता है या फिर उस व्यक्ति जिसने आपको हटाया उसके खिलाफ कंपनसेशन का ऑर्डर पास किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो ऑर्डर है ये एक डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट होगी और उसे वापस लिया जा सकता, जैसे डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट का एग्जीक्यूशन होता है उसी तरीके से उसका भी एग्जीक्यूशन किया जाएगा। और जो ये ट्रिब्यूनल की प्रोसीडिंग है वो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी सेक्शन 193 और 228 के तहत। आगे की बातें हम देखते हैं। आगे की बातें जो हैं वो प्रोसीजर और पावर जो ट्रिब्यूनल के पास क्या प्रोसीजर और पावर होंगे उसके बारे में सबसेक्शन 5 ने हमें बताया है कि उसके पास सेम पावर होंगे जो कि एक सिविल कोर्ट के पास होते हैं सीपीसी में। और क्या पावर उसमें इंक्लूड हैं जो कि हमें क्लॉज ए बताता है कि वो किसी भी इंसान को समन कर सकते हैं, वो एफिडेविट पे एविडेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, और वो किसी कमीशन इशू कर सकते हैं किसी विटनेस के एग्जामिनेशन के लिए या फिर किसी डॉक्यूमेंट के एग्जामिनेशन के लिए या लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए। फिर क्या कर सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट का डिस्कवरी और प्रोडक्शन कर सकते हैं या फिर वो कोई लॉफुल एग्रीमेंट कंप्रोमाइज सेटिस्फैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं और कोई भी काम जो भी किया जा सकता हो वो भी वो कर सकते हैं। मतलब जो भी उनके काम को करने के लिए ज़रूरी है, जो भी उनकी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करने के लिए जो भी काम ज़रूरी है वो सारे काम वो कर सकते हैं, ठीक है। और जो ट्रिब्यूनल का डिसीजन है वो क्या होगा, वो फाइनल होगा, ठीक। इस तरीके से हमने ये चीज़ देखी इस सेक्शन में जो कि बात करता है कि एक डिस्पोज्ड एक जो इंसान है वो कैसे, मतलब कैसे रिमूवल जिस इंसान का रिमूवल हो गया वो उसके पास क्या रेमेडी है, इसके बारे में सेक्शन 26B ने हमें बताया। अब हम आगे के जो सेक्शन है वो देखते हैं जो कि बात करता है सेक्शन 27 ऑर्डर फॉर डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। ये सेक्शन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 27 है। देखिए इसके बारे में हम बात करें तो डेवलपमेंट एरिया है। डेवलपमेंट एरिया में क्या होता है कि आपके मास्टर प्लान बनता है। मास्टर प्लान बताता है कि कौन सी चीज़ें कैसे होंगी, किस प्रकार से बिल्डिंग क्रिएट होगी, 2 तल्ले की होगी, 3 तल्ले की होगी, उसकी हाइट क्या होगी, उसकी और आगे अगल बगल गार्डन क्या होगा, कैसे स्पेसेस छोड़े जाएंगे, स्ट्रीट कहाँ से निकलेगी और दुनिया भर की बातें जो भी एक सिटी को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है, अच्छे प्रॉपर वे में ज़रूरी है, वो सारी बातें मास्टर प्लान में लिखी रहती हैं। तो मास्टर प्लान को कंट्रावीन करके, ठीक है, बिना परमिशन लिए, अथॉरिटी की बिना परमिशन लिए और मास्टर प्लान को कंट्रावीन करके, मास्टर प्लान का उल्लंघन करके अगर आप कोई काम करते हैं, अगर आपने अपनी बिल्डिंग बनवाई और अगर मास्टर प्लान में लिखा था कि 2 स्टोरी से ज़्यादा हाइट उसकी नहीं होनी चाहिए, आपने 3 स्टोरी 4 स्टोरी की बिल्डिंग बना ली, ठीक है, आपने मास्टर प्लान को कंट्रावीन कर दिया, तो उसके बारे में आगे आपका क्या होगा, आगे क्या प्रोसीजर होगा अगर आप ऐसा करते हैं। तो इसके बारे में ये सेक्शन 27 हमें बताता है, ऑर्डर फॉर डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। ये सेक्शन बेसिकली ये बात करता है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई काम किया बिना मास्टर प्लान को कंट्रावीन करके और विदाउट परमिशन अप्रूवल, जो भी कंडीशन मास्टर प्लान में बताई गई थी उसको कंट्रावीन करके और बिना परमिशन अप्रूवल या सैंक्शन से, मतलब आपने अथॉरिटी की परमिशन भी नहीं ली, आपने मास्टर प्लान को कंट्रावीन कर लिया, आपको अथॉरिटी की परमिशन लेनी चाहिए थी, आपने वो भी नहीं किया। अगर आप ऐसा करते हैं डेवलपमेंट एरिया में तो क्या होगा, वाइस चेयरमैन या फिर कोई ऑफिसर जो कि इस बिहाफ पे एम्पावर्ड है, जिसको ये पावर दी गई है, वो क्या ऑर्डर करेगा, वो ऑर्डर करेगा कि आपका जो डेवलपमेंट आपने किया है इसको डिमोलिश कर दी जाए, इसको गिरा दिया जाए। आपने
मास्टर प्लान को कंट्रावीन किया है, आपने अथॉरिटी की परमिशन नहीं ली है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे वाइस चेयरमैन अथॉरिटी का आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि क्योंकि यहाँ पे वाइस चेयरमैन के पास ये पावर है, वाइस चेयरमैन या फिर कोई और ऑफिसर जो कि इस बिहाफ पे एम्पावर्ड है, तो वो क्या कर सकता है, आपकी बिल्डिंग को गिराने का आदेश दे सकता है इस सेक्शन के तहत। तो ठीक है, तो वाइस चेयरमैन या फिर कोई और ऑफिसर आपको आपकी बिल्डिंग को डिमोलिश करने का ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, तो इस तरीके, और फिर वो क्या करेगा, एक ब्रीफ स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करेगा अपने रीजंस का कि क्यों उसने ऑर्डर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो बिल्डिंग है उसको गिराने का आदेश दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये सेक्शन यही बताया। अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या बातें दी हुई हैं इस सेक्शन में। तो इस सेक्शन में ये भी बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपील कैसे होगी। सपोज़ करिए आपने देखा कि आपने कंट्रावीन करके अपना बिल्डिंग क्रिएट कर लिया मास्टर प्लान को कंट्रावेंशन पे, तो वाइस चेयरमैन या फिर कोई और ऑफिसर जिसको ये रेगुलेट करना था, जिसको ये एम्पावर किया गया था, वो क्या करेगा, वो डिमोलिशन का ऑर्डर दे देगा, यानी आपकी बिल्डिंग को गिराने का आदेश दे देगा। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास क्या राइट बनता है, आप क्या करेंगे, इसके बारे में सबसेक्शन 2 हमें बताता है, जो कि हमें बताता है कि आप अपील कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप अपील कर सकते हैं। सबसे आसान चीज़ या फिर सबसे कठिन चीज़ भी हो सकती है, आप अपील कर सकते हैं। कहाँ अपील करेंगे, यहाँ पे जो पावर थी अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन के पास पावर थी, तो वाइस चेयरमैन की अपील कहाँ होगी, चेयरमैन के पास होगी। तो चेयरमैन के पास आप अपील कर सकते हैं, और अपील कितने दिनों के भीतर करेंगे, आप 30 दिनों के भीतर करेंगे। जिस डेट को आपकी बिल्डिंग गिरी उस डेट के 30 डेज़ या फिर ऑर्डर हुआ कि अब आपकी बिल्डिंग गिरेगी, तो ऐसी कंडीशन में 30 डेज़ के भीतर आप क्या कर सकते हैं, अपील लगा सकते हैं चेयरमैन के पास। और आपकी हियरिंग मतलब आपकी दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद, अपील को सुनने के बाद जो है चेयरमैन क्या करेंगे, या तो वो अलाउ करेंगे या फिर वो डिसमिस करेंगे अपील को, या फिर रिवर्स या वराई कर भी सकते हैं उस ऑर्डर को। ऑर्डर हुआ कि आपकी बिल्डिंग गिरने वाली है, तो अब आपके पास क्या रेमेडी है, आप भागे भागे जाएंगे चेयरमैन के पास कि अब अपील लेके कि मेरी बिल्डिंग गिरने वाली है, मेरी बिल्डिंग को बचा लीजिए, मैंने बहुत पैसा लगाया है। तो ऐसी कंडीशन में अपील जो चेयरमैन सर हैं वो सुनेंगे आपकी अपील को, और उसके बाद उन्हें जो भी लगेगा कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद, दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद उन्हें जो भी लगेगा कि क्या ग्राउंड बनता है, तो वो या तो आपकी अपील को सस्टेन करेंगे या फिर क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और या फिर वो जो ऑर्डर है उसको वराई भी कर सकते हैं, आपको कुछ कंसेशन पे मिल सकता है इस तरीके से, या फिर कोई और ऑर्डर आपको आपके लिए पास किया जा सकता है जो कि आपके हित को ध्यान में रख के वो जो भी उन्हें सही लगेगा वो करेंगे। तो इस तरीके से ये एक आपके पास राइट है, और चेयरमैन की जो अपील है वो क्या होगी, वो फाइनल होगी, और उसके बाद उससे किसी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। और उसके बाद फिर क्या है, ये जो एक्ट के सबसेक्शन 5 हमें बताता है, ये जो डिमोलिशन से संबंधित जो भी इस एक्ट के प्रोविज़न थे वो एडिशन में है। किसी और एक्ट में डिमोलिशन से संबंधित कोई भी बात दी गई है तो वो उसको डिरोगेट नहीं करते, मतलब उसको ख़त्म नहीं करते, कम नहीं करते, बल्कि वो एडिशन में काम करेंगे। ये जो बातें दी गई हैं सेक्शन 27 में डिमोलिशन के बारे में, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन बन जाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वाला भी आपको समझ में आएगा। सिंपल सी बात है, आप एक बार अच्छे से स्टैचूट आप ले लेंगे, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप मेरी बात एक बार सुन लेंगे और उसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारी बातें सिंपल दी हुई हैं। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट जो कि लास्ट है इस एक्ट का वो हम देखेंगे, पावर टू लेवी बिटरमेंट चार्जेस। ठीक है, तो ये इस एक्ट की जो आखिरी टॉपिक जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो जिससे कि क्वेश्चन बन सकता है वो है। तो देखिए, बिटरमेंट चार्जेस, जैसे कि नाम से ही लग रहा है आपको कि किसी चीज़ को बेटर करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, जैसे हम पढ़ते हैं ना गुड बेटर बेस्ट, तो गुड ठीक है, लेकिन बेटर उससे अच्छा है। जब आप किसी चीज़ को बेटर बनाते हैं तो उसमें कुछ कॉस्ट आया होगा, कुछ चीज़ें इंक्लूड हुई होंगी, आपकी तरफ से कुछ पैसा खर्च हुआ होगा, तो वो बेटरमेंट चार्ज आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इस कंटेक्स्ट में देखते हैं कि डेवलपमेंट एरिया में बेटरमेंट चार्जेस के बारे में क्या बातें दी हुई हैं। तो देखिए कि डेवलपमेंट एरिया है, डेवलपमेंट एरिया पहले क्या था, कुछ नहीं था, वहाँ पे कुछ खास चीज़ें नहीं थी, बहुत प्रॉपर्टी के जो कॉस्ट थे वो कम थे, क्योंकि वहाँ पे कोई डेवलपमेंट खास नहीं था। वहाँ पे स्कूल अच्छे नहीं थे, वहाँ पे हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं थे, वहाँ पे थिएटर्स नहीं थे, वहाँ पे मॉल नहीं थे, ये सारी चीज़ें पहले वहाँ पे नहीं थी। तो इसकी वजह से क्या था कि वहाँ उस एरिया की प्रॉपर्टी जो थी उनका कॉस्ट कम था, क्योंकि लोग शहरों में बसना चाहते हैं जहाँ पे कि ये सारी सुविधाएँ उन्हें मिलें। लेकिन अगर आप किसी अर्बन एरिया में या ऐसा एरिया जो कि अभी डेवलप नहीं हुआ, तो वहाँ की प्रॉपर्टी का कॉस्ट कम रहता है और
शहर की प्रॉपर्टी का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा रहता है। रीज़न यही होता है क्योंकि वहाँ पे वो जो एमिनिटीज़ हैं वो वहाँ पे उपलब्ध होती हैं लोगों को। तो अब सपोज़ करिए इस एक्ट का पूरा बात हमने अभी तक जो भी पढ़ा वो यही है कि डेवलपमेंट एरिया डिक्लेयर किया जाता है किसी भी एरिया को डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद वहाँ पे प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि स्कूल कॉलेजेस खुलते हैं, हॉस्पिटल्स और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी खुली। तो ऐसी कंडीशन में पहले तो इस एरिया का कॉस्ट जो था, इस एरिया की प्रॉपर्टी जो थी वो कम थी, लेकिन जब यहाँ पे क्या हुआ, डेवलपमेंट हो गया, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस खुल गए, थिएटर खुल गए, मॉल खुल गए, रेस्टोरेंट खुल गए, बहुत सारी चीज़ें खुल गई। तो ऐसी कंडीशन में लोग वहाँ पर सेटल होने लगे। तो ऐसी कंडीशन में उस एरिया की जो प्रॉपर्टी थी उसका कॉस्ट बढ़ गया, ठीक है, उसका कॉस्ट बढ़ गया। तो उस एरिया के जो रेजिडेंट थे जो कि पहले वहाँ पे रहते थे उनको क्या हुआ, उनको प्रॉफिट हुआ, उनकी प्रॉपर्टी बेटर कंडीशन में हो गई, ठीक है। तो ये जो डेवलपमेंट जिसने किया है, जिस इंसान ने इस सारी डेवलपमेंट को किया है, किसने किया है, अथॉरिटी ने किया है। तो अथॉरिटी अब आपकी प्रॉपर्टी से बिटरमेंट चार्जेस ले सकती है, क्योंकि आपकी जो उसने अथॉरिटी ने बिटर किया है उस एरिया को, डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्लान बना के, तो उससे क्या हुआ है कि आपकी प्रॉपर्टी का चार्ज, आपकी प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ा है, कॉस्ट बढ़ा है, आपकी लिविंग अच्छी हुई है। तो ऐसी कंडीशन में अथॉरिटी बिटरमेंट चार्जेस आप लोगों से वसूल कर सकती है। बस सारी बातें इस सेक्शन में यही दी हुई हैं जो कि मैंने आपको भी समझाया कि देखिए इसमें वेयर एग्जीक्यूटेड बाय द अथॉरिटी इन द डेवलपमेंट एरिया, द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इन दैट एरिया विच हैज़ बीन बेनिफिटेड बाय द डेवलपमेंट हुआ, और वो जो वैल्यू थी प्रॉपर्टी की जो कि उस एरिया में थी उसका क्या है, उसका कॉस्ट जो है इंक्रीज़ हो गया या फिर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो अथॉरिटी है वो क्या करेगी, वो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी से और या फिर ऐसा पर्सन जिसका कि उसमें इंटरेस्ट है उससे क्या करेगी, बिटरमेंट चार्ज उस प्रॉपर्टी की वैल्यू के रिगार्डिंग ले सकती है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। और इसमें इसका जो प्रोविज़ो है वो हमें ये बताता है कि अगर ये कोई लैंड डेवलपमेंट एरिया में कोई लैंड है और वो गवर्नमेंट को बिलोंग करती है और कोई लैंड प्राइवेट इंडिविजुअल को बिलोंग करती है, तो जो लैंड गवर्नमेंट को बिलोंग करती है उससे बिटरमेंट चार्जेस नहीं ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि बिटरमेंट करने का काम अगर अथॉरिटी ने तो किया है, तो अथॉरिटी एक एग्जीक्यूटिंग बॉडी है। अथॉरिटी को फंड कौन दे रहा है? अथॉरिटी को फंड स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने ही तो वो सारी बिटरमेंट करवाई है, वो सारा डेवलपमेंट करवाया है, तो स्टेट गवर्नमेंट से नहीं लेगी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने अगर अपनी प्रॉपर्टी को किसी को लीज पे दे रखा है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वो उस जिस पर्सन को लीज पे दिया गया है उनसे वो बिटरमेंट चार्ज ले सकती है, ठीक है। और इसके बाद सबसेक्शन 2 हमें बताता है कि बिटरमेंट चार्जेस की प्राइस क्या होगी, कॉस्ट क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में बिटरमेंट चार्ज जो है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि टाउनशिप या कॉलोनी में सिचुएटेड है, जो कि डेवलपमेंट एरिया में है, तो उसका जो डेवलपमेंट या रीडेवलपमेंट हुआ है उसका 1/3 अमाउंट होगा। सपोज करिए डेवलपमेंट जितना भी हुआ है उसका 1/3 अमाउंट जो भी होगा वो बिटरमेंट चार्जेस के रूप में लिया जाएगा, अगर वो जो प्रॉपर्टी है वो टाउनशिप या कॉलोनी में स्थित है डेवलपमेंट एरिया में। अगर और जो उसमें 1/3 होगा इक्वल टू 1/3 अमाउंट होगा। और जो सेकंड बताता है वो बताता है सेकंड पॉइंट कि अगर ये प्रॉपर्टी आउटसाइड ऑफ द टाउनशिप या कॉलोनी में स्थित है तो ऐसी कंडीशन में नॉट मोर देन 1/3 होगा, ठीक है, ठीक है। तो नॉट एक्सटेंडिंग 1/3 ऑफ द अमाउंट, ठीक है। अगर कोई प्रॉपर्टी आउटसाइड, देखिए इसमें 2 कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन है अगर वो टाउनशिप या कॉलोनी में स्थित है वो प्रॉपर्टी तो 1/3 होगा, और अगर वो प्रॉपर्टी टाउनशिप या कॉलोनी से थोड़ा सा हटके है सिचुएटेड, तो आउटसाइड है, तो ऐसी कंडीशन में नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ द अमाउंट, मतलब 1/3 ऑफ द अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोई बहुत अंतर नहीं है दोनों में, लेकिन अब स्टैचूट में ऐसा ही लिखा है तो आपको ऐसे ही समझना होगा और आपको ऐसे ही लिखना भी होगा, क्योंकि जो स्टैचूट कहता है वही सब कुछ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्ट जो है, ये जो हम पढ़ रहे थे, तो उत्तर प्रदेश का एक्ट जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये फाइनली आज ख़त्म हुआ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एक्ट समझ में आया होगा। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये UPPCS JK मेंस के लॉ पेपर के 3 वाला जो लॉ पेपर का लास्ट पेपर होता है उसमें ज़रूर पूछा जाता है। इससे 2 क्वेश्चन तो बनते ही हैं। आप इसको बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही समझने वाला एक्ट है। आप 1-2 बार इसको रीड कर लेंगे, आपको आ जाएगा। और अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और थैंक यू सो मच।